Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. तो आज का हमारा सेशन लास्ट सेशन है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक नॉलेज आपके कंसेप्ट को करता है क्लियरली डिफाइन और आपको देता है क्रिस्पी इन्फॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे व्हाई डू वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, जैसे किसी एक ह्यूमन को थोड़ा सा हेल्थ इशू होता है, एग्जाम्पल उसको फीवर हुआ, कफ हुआ, ये मतलब थोड़ा सा कुछ बॉडी पेन वगैरह होता है, तो हम क्या करते हैं, जनरली मेडिसिन लेकर आते हैं डॉक्टर से और घर पे रह के खा लेते हैं। अच्छा सा फूड खाते हैं घर पे, अच्छा सा अम्मा हमारी केयर करती हैं, हमें अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलता है। तो वो जो हमारी केयर होती है, हम मेडिसिन खा रहे हैं घर पे, वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, हमारा नेचुरल हैबिटेट है, हम वहीं पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहीं पे हम अपनी मेडिसिन लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक्सीडेंट होने के बाद इंसान वल्नरेबल कंडीशन में आ जाता है, तो उसको हम लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर उसको ब्लड देते हैं या उसको जितनी भी डिफरेंट मेडिसिन की ज़रूरत होती हैं जो कि घर पे अवेलेबल नहीं हो सकती, वो सारी एनवायरमेंटल कंडीशन उसको देने की कोशिश करते हैं, जितनी भी सूटेबल कंडीशन होती है। वो होता है आपका ऑफ साइट कंजर्वेशन, कि हम उस ह्यूमन को हॉस्पिटल्स में ले जाके एक अलग हैबिटेट में ले जाके, जो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वहाँ से उसको अलग साइट पर ले जाके कंजर्व कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये हो गया आपका ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो ऑन साइट कंजर्वेशन, जब हमारा नेचुरल हैबिटेट हम घर पे अपने आप को ठीक कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन। और हॉस्पिटल का हैबिटेट जो कि हमारे नेचुरल हैबिटेट से अलग है, ऑफ साइट कंजर्वेशन, दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब हम देखते हैं व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। जब हम कंजर्व करते हैं तो जो होल इकोसिस्टम को, उसकी बायोडाइवर्सिटी के जितने भी लेवल्स हैं वो सारे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। पूरे एंटायर फॉरेस्ट को कवर सेव करने के लिए हम टाइगर को सेव करते हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब टाइगर जो है ये एक अम्ब्रेला स्पीसीज़ है। अगर हम टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके अंडर में जितनी भी स्पीसीज़ आ रही हैं, लाइक डियर स्पीसीज़ हैं, सांबर हैं, तो ये सारी स्पीसीज़ ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाती है। इसीलिए हम टाइगर पे फोकस करते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज़ पे फोकस करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी स्पीसीज़ है पूरा इकोसिस्टम कंजर्व हो जाता है। उसके साथ साथ जब हम इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के जितने भी लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल्स हमने पढ़े थे? जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल एंड इकोलॉजिकल लेवल। तो इन तीनों साइड्स के ये तीनों जो लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब पूरे होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का जो अप्रोच है हमारी, वो ऑन सीटू कंजर्वेशन है। मतलब इन सीटू कंजर्वेशन ऑन साइट कंजर्वेशन है, यानी कि नेचुरल हैबिटेट में हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened and needs urgent measures to save it from the extinction, उसको हम कहते हैं ex situ conservation, जो कि एक हमारी डिज़ायरेबल अप्रोच है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एनिमल और प्लांट एंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड है, उसको अर्जेंट मीजर से उसको एक्सटिंक्ट कर, मतलब वो एक्सटिंक्ट की कगार पर आ गया है, अर्जेंट मीजर्स हमें लेने हैं उसको सेव करने के, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, दैट इज़ ऑफ साइट कंजर्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ह्यूमन अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि वो वल्नरेबल हो गया, मतलब वो थ्रेटन कंडीशन में आ गया है। तो अब हम उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में घर पे रख के उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इन सीटू कंजर्वेशन होता है फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन, मेनी नेशन फाइंड अनरियलिस्टिक इकोनॉमिकली फिजिबल टू द कंजर्व ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है और कंजर्वेशन, डेवलपमेंट हो रहा है कि जब हम इसको डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट के वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो डेवलपमेंट के नाम पर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर हम कंजर्व कैसे करेंगे प्लांट्स को? तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कुछ मतलब ये अनरियलिस्टिक लगता है कि इकोनॉमिकली भी अनफिजिबल लगता है कि हम अपनी बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व कर पाएँ। Invariably, the number of species waiting to be saved from the extinction far exceeds from the conservation resource available on a global basis. Problem has been addressed. मतलब अब इस सारी प्रॉब्लम्स को टेकल करने के लिए ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिस्ट ने, कंजर्वेशनिस्ट ने ये अप्रोच निकाली थी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाएंगे, वो एरियाज जहाँ पे स्पेसीज रिचनेस ज़्यादा होगी, हाई लेवल ऑफ स्पेसीज रिचनेस होगी, और वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होगा। एंडेमिज्म का मतलब होता है जो स्पीसीज उसी एरिया में रहती हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं होती, कहीं और सर्वाइव भी नहीं कर सकती अगर हम उनको लेकर जाएं, तो वो होता है एंडेमिज्म। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हमारे पूरे अर्थ के ऊपर जहाँ पर स्पीसीज
कि नंबर ऑफ स्पेसीज रिचनेस ज़्यादा होगी, उसके साथ साथ एंडेमिज्म ज़्यादा होगा, तो हम इसको हॉटस्पॉट डिफाइन कर देंगे ताकि वहाँ पे हम कुछ बेहतर स्टेप्स लेके वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएँ। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे, लेकिन अभी 34 के अराउंड है, नहीं 37, ये डाटा 34 का दिया हुआ है लेकिन 37 है, जिसमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर है। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड द हिमालयाज, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपके इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि इन पूरे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आपका जो सुंदर फर्स्ट है वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न एज पर होता है, इंडिया के ये जो वेस्टर्न एज है यहाँ पर होता है वेस्टर्न घाट, एंड श्रीलंका में आता है। नेक्स्ट है इंडो बर्मा है आपका ये नॉर्थ ईस्ट रीजन पर, जो ब्रह्मपुत्र का जो गैंगेटिक प्लेन है बेसिकली ब्रह्मपुत्र के अराउंड होता है, और इसके इंडो बर्मा के अंदर हमारे कुछ पार्ट निकोबार और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के भी आते हैं। उसके साथ नेक्स्ट होता है हिमालयाज, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ये हिमालयन रेंज होती है। एंड फोर्थ होता है सुंदालैंड, जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुंदालैंड भी इंडिया के अंदर आता है। ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन इसमें निकोबार आइलैंड्स का कुछ एरिया कवर होता है, सिर्फ निकोबार आइलैंड का सुंदालैंड के अंदर। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर, मतलब जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमारे हैं वो सिर्फ 2%, अर्थ की 2% से कम बायोडाइवर्सिटी को कवर कर रहे हैं। 2% से कम वहाँ पे अर्थ का लैंड एरिया है, लेकिन स्पेसीज़ के नंबर जो है वो एक्सट्रीमली हाई है, और उनको प्रोटेक्ट करना, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करना हमारा मेन मोटो है, ताकि हम जो ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन है, इतने हाई लेवल पे मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो उसको रोक सके। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं। इंडिया के अंदर इन्होंने बताया 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि नंबर अब चेंज हो गया है, ये पुराना डेटा है। फिलहाल में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आप इस साइट से देख सकते हैं। यहाँ पे यूनेस्को की भी साइट है, और उसके साथ साथ जो मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इंडिया के अंदर यूनेस्को के थ्रू चल रहा है, उसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कवर किया है। इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नंबर दिए हुए 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। नेशनल पार्क 107 नेशनल पार्क है राइट नाउ, एंड 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो इंडिया की एक लंबी हिस्ट्री है जहाँ पे हम रिलीजियस और कल्चरल तरीके से अपनी स्पेसीज़ को, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं सैक्रेड ग्रोव्स, जो कि आपको खासी, जैंता, मेघालय हिल्स के अराउंड मिलेंगे। बेसिकली ये क्या होता है कि कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया के अंदर आज भी जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है अपना फेथ समझ के, एक रिलीजियस फेथ के तौर पर वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप मेरी वीडियो के अंदर देखें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वहाँ मैंने बताया था बिश्नोई मूवमेंट के बारे में। तो जो बिश्नोई मूवमेंट है, अमृता देवी जी ने वो स्टार्ट किया था मूवमेंट। उन्होंने ब्राइब भी नहीं ली थी, मतलब जो फॉरेस्ट को कट करने के लिए वहाँ पे सोल्जर्स आए थे महाराजा के थ्रू, तो उन्होंने कहा था कि हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, इसके थ्रू आप ब्राइब ले लीजिए थोड़ा सा। तो उन्होंने ब्राइब नहीं ली थी, कहा था कि ये जो उनका फेथ है वो हर्ट हो जाएगा, उनके जो सेंटिमेंट्स है वो उससे जुड़े हुए थे, उनको बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना था, वो उनका रिलीजियस फेथ होता है। तो इस तरीके से इंडिया की एक पुरानी हिस्ट्री रही है, जिसको वो फॉरेस्ट को अपना फेथ समझ के प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। जैसे आप देखते हैं ना, कहीं कहीं पर हम जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर या कहीं किसी भी एरिया में, तो जो पुराने पीपल के ट्री हैं, बहुत बड़े बड़े ट्री, उनको हम रिलीजियस के नाम पे कंजर्व करते हैं। किसी भी नाम से हम कंजर्व कर रहे हैं, एटलीस्ट हम उनको कंजर्व तो कर रहे हैं, ये बेहतर आइडिया है, ठीक है। इन मेघालय द सैक्रेड ग्रोव्स आर द लास्ट रिफ्यूजी फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर्स एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। एक्स-टू कंजर्वेशन अप्रोच होती है जहाँ पे हम स्पीसीज को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से हटा के उसको आर्टिफिशियल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि ज़ूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारीज पार्क। अच्छा, कुछ स्पेसीज ऐसी हैं जिनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि उनको हम उनकी ही साइट पे कंजर्व कर सकते हैं, उनको हम एक्स-टू कंजर्वेशन में नहीं ला सकते। जैसे कि आपका है स्नो लेपर्ड आप जानते हैं कि वो बर्फ़ वाले एरिया में रहता है। अगर हमें उसको कंजर्व करना हुआ तो हम उसको एक्स-टू कंजर्वेशन में नहीं ला सकते। ऐसी स्पेसीज़ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं, क्योंकि उनको तो हम नेचुरल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता। अगर आप स्नो लेपर्ड को कंजर्व करो किसी नेशनल पार्क के अंदर ला के, तो आपको वहाँ पे इतना सारा स्नो चाहिए होगा, ठीक है, आइस चाहिए होगा। अब वो आइस भी मेल्ट करता रहेगा, तो क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल है कि आप स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक। तो ज़ूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारीज पार्क, ये सारी क्या ही एक्स-टू कंजर्वेशन है। हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा के उनको एक स्पेशल सेटिंग्स में प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं। रिसेंट ईयर्स में ये जो एक्स-टू कंजर्वेशन है, ये एडवांस लेवल पे काम कर रही है, जिसमें हम इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, एग्स को लेते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स की सीड्स को, और उनको क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू, ये मतलब डिफरेंट टेक्निक है। क्रायो प्रिजर्वेशन होता है जब हम स्टोर करते हैं उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, किसी टैंक में लिक्विड नाइट्रोजन भर लेते हैं और उसमें स्टोर कर देते हैं, ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती है। एग्स को फर्टिलाइज कर रहे हैं इन विट्रो में, और इसी तरीके से प्लांट्स को और टिश्यू कल्चर को हम प्रोपोगेट कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, जो कि हाईली वल्नरेबल है टुवर्ड्स द एक्सटिंक्शन, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती है IUCN की। तो वहाँ उसी को के हम एग्स को लेकर और उनको नेचुरल से अलग जो आर्टिफिशियल कंडीशंस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड इन द सीड बैंक्स, मतलब जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनके जेनेटिक स्ट्रेंथ्स को भी हम डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेंथ्स को कीप कर सकते हैं किसी भी सीड बैंक्स में। बेसिकली ये यहाँ पे जो लाइन है ये ह्यूमंस के वेलफेयर की बात हो रही है, क्योंकि ह्यूमन का वेलफेयर है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, तो उनको हम लॉन्ग पीरियड के लिए सेव कर सकते हैं सीड बैंक्स में, कभी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाए फ्यूचर में। ओके, बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बायोडाइवर्सिटी को नहीं पता कि उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या है, ये इंडिया है या मतलब ये पाकिस्तान है या फिर ये चाइना है। जो इतने भी बॉर्डर्स पे एनिमल्स होते हैं वो बॉर्डर्स क्रॉस करके एक दूसरी कंट्री में जाते रहते हैं, उनके पास ना कोई पासपोर्ट होता है, ना कोई सिटीज़न का उनके पास कोई सर्टिफिकेट होता है उनकी सिटीजनशिप का। तो इसलिए हमें उनको कंजर्व करना होगा कलेक्टिवली, सारे नेशंस को एक साथ इकट्ठा होकर। इसी बात को समझते हुए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कन्वेंशन हुआ था, जिसको अर्थ समिट कहते हैं, रियो डी जेनेरियो में 1992 में ये हुआ था। इसमें सारे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा हुए, उन्होंने कुछ अप्रोप्रिएट मेजर लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, और उन्होंने कहा कि हम सस्टेनेबली यूटिलाइज़ करेंगे जितने भी रिसोर्स से मतलब बेनिफिट्स निकल रहे होंगे उनको हम सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे और उनको शेयर भी करेंगे। तो ये वर्ल्ड समिट 2002 में हुई थी जोनबर्ग में, जिसमें साउथ अफ्रीका के अंदर ये हुई थी, जिसमें 190 कंट्रीज़ इकट्ठी हुई थी। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने की बात की थी 2010 तक, बट अब ये टारगेट आपका 2030 तक हो गया है, ताकि जो करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की ग्लोबल रीजनल लेवल्स पे जो मतलब सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो रहा है स्पेसीज़ में, उनको हम कवर कर पाएँ। तो ये हमारा जो टारगेट है 2030 तक पहुंच चुका है। बेसिकली ये जो जितने भी कन्वेंशन होता है ये इंटरनेशनल, अब जैसे अगर हम स्नो लिपर्ड की बात करें अगेन, तो स्नो लिपर्ड हमारे हिमालयन रीजन पे उसमें 12 कंट्रीज़ को कवर कर रहा है, ठीक है। वो पाकिस्तान के अंदर भी आता है, इंडिया के अंदर भी आता है, और जो अराउंड की कंट्रीज़ हैं 12 टोटल कंट्रीज़ के अंदर स्नो लिपर्ड आता है। तो उसको एक कंट्री प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से की जो स्पेसीज़ होती हैं जो बॉर्डर्स पे होती हैं, उन पर जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर वो स्पेसीज़ मूव कर रही है अपने कॉरिडोर्स के थ्रू, तो वहाँ पर हमें उस सारी कंट्रीज़ को एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर उस स्पेसीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है। ये नहीं होता कि हम अपने वाले टाइगर्स को या अपनी वाली स्पेसीज़ को अपना सर्टिफिकेट दे देंगे। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर। थैंक यू ऑल टू कम टू द रिपब्लिक नॉलेज।